हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे ड्रीमर्स एकेडमी। एंड ये शगुन सीरीज का फोर्थ पार्ट में आज लेके आया हूँ, राइट। और अभी तक हमने 2019 सेकंड का पेपर डिस्कस कर लिया और आज हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आज कम डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। बट अब से ये सीरीज रेगुलरली चलेगी। पिछले 2 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, कोई भी वीडियो लाइव नहीं गई थी। बट अब से आई प्रॉमिस कि रेगुलरली वीडियो अपडेट होगी अंटिल मैं अपनी एसएसबी के लिए नहीं जाता, ठीक है। अब याद करो, हमने ना अपने ग्रुप में एक पिक्चर शेयर करी थी पीपीटी की, और मैंने बोला था कि आप लोग अपने रिस्पॉन्स दो मुझे पर्सनली लिख के, फिर उन रिस्पॉन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाली सीरीज में, ठीक है। तो अब हमने वो वाले मैंने रिस्पॉन्स पढ़े आप लोगों के, और मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप लोग ट्राई कर रहे हो कुछ चीजें, है ना, और उसमें हम लोग कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप लोगों को इस तरीके का इनिशिएटिव अच्छा लगेगा तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले 2-3 मिनट हम लोग उसमें टाइम दे दिया करेंगे, ज्यादा टाइम तो जाएगा नहीं, है ना। और थोड़ा थोड़ा आइडिया होते जा करेगा। फिलहाल देखो, ये पिक्चर थी, है ना, कि एक बोट है जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक बोट है, सिंपल बोट है जिसमें माझी है एक, है ना। और जो ये माझी है और एक ये उसके पास पतवार है, ओके। 2 लोग हैं और एक आदमी है जिसके पास यहाँ पर झोला है। तो काफी सारे लोगों को ये आदमी टीचर लगा है ना। तो पढ़ते हैं। तो पहली स्टोरी जो मुझे कंप्लीट स्टोरी दी है, जिसने ऑल्दो मैंने थीम मांगी थी, तो देयर इज नथिंग अबाउट दिस रॉन्ग। तो पहली चीज जो मुझे ये दी है, ये उमर ने दी है, ठीक है। उमर ने क्या बोला है, टाइटल दिया है डिवोशन टू वर्क, और बोल रहा है कि खलीलुर रहमान एक आदमी है जो इंग्लिश टीचर है एक किसी गांव में, और 2 माइल्स दूर उस गांव में पढ़ाने आता है। और रिसेंटली क्या है, वो गांव भी फ्लड प्रोन एरिया में रहता है, फ्लड आ गया है। तो फाइनली वो क्या करता है, फिर भी वो अपने विलेज हेडमैन से रिक्वेस्ट करता है कि आप ऐसा करो, मेरे लिए बोट अरेंज करो ताकि मैं फिर भी आऊं वहां पर पढ़ाने उस फ्लड प्रोन एरिया में। ऑल्दो तो फिर उसके बाद उसने बोला कि द विलेज हेडमैन वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड होता है उसके डिवोशन से, उसके काम करने के तरीके से, और वो काफी ज्यादा खुश होता है ना। लेटर विद द हेल्प ऑफ दिस बोट देयर वाज नो ऑब्स्टिकल फॉर द टीचर टू गो फॉर द स्कूल, एंड स्टूडेंट्स गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अनइंटरप्टली। स्टोरी अच्छी है, सोचने में बहुत अच्छी लग रही है, बट ये कुछ ज्यादा ही अच्छी स्टोरी है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ना कुछ लिमिटेशंस बताता हूँ। पहली लिमिटेशन, क्या किसी गांव में फ्लड आ गया होगा, उस गांव में उस टाइम पर पढ़ाई हो रही होगी? सोच के देखो, किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में या हमारे यूपी बिहार में ही सही, कहीं पर फ्लड आ जाता है तो क्या फ्लड आने के बाद वहां पर पढ़ाई होती है? आंसर है नहीं, क्योंकि वहां पर तो लोग, वहां पर हमारा रिस्क होता है किस चीज का, जान का, माल का, है ना। रिस्क टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो जब रिस्क टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इतनी बड़ी कंडीशन हो गई है फ्लड वाले एरिया में, तो फ्लड वाले में पढ़ाई करना थोड़ा अनफीजिबल सा लग रहा है। तो इसको बोलते हैं विजुअल आइडिया की आइडिया, ठीक है, अच्छा है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, बट एक विजुअल है कि बस मजा आ रहा है जीवन में, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये वाली चीज ना हो। इस वाली स्टोरी को मैं थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कि खलीलुर रहमान एक इंग्लिश का टीचर है, ओके। अब देखो, जो वो पानी है ना, जो हमने यहाँ पर पानी देखा हुआ है, कि देखो, ये इसने बोला कि ये टीचर है, मैंने कहा परफेक्टली ये टीचर है। अब क्या हुआ, मैं ये बोल सकता हूँ कि एक वहां पर छोटा सा गांव का डैम है, बहुत बड़ा डैम नहीं, गांव का छोटा सा डैम। उस डैम में क्या होगा, उस डैम में क्रैक आ गया है, थोड़ा बहुत पानी वहां पर फैल गया, जिसकी वजह से रिवर में पानी बढ़ गया है। मैं ये बोल रहा हूँ, रिवर में क्या हो गया, पानी थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। और अब मैंने बोला कि इसकी वजह से कुछ 3-4 दिन में प्रॉब्लम आई है, बट क्योंकि ये अवेयर टीचर है, इसने एक ऑर्गेनाइजेशन में बता दिया, ठीक है, कि सर ऐसा है, यहाँ पर पानी वानी आ गया है और आप थोड़ा सा अरेंजमेंट करो। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। प्लस इसने खुद क्या किया, इसने खुद इन गांव वालों को इकट्ठा किया 2-2 करके, और सारे गांव वालों से बोला कि आप जाओ और मिट्टी मिट्टी डालो, ठीक है। 1 मिनट यार, है ना, जस्ट मिनट। ओके, सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्ट। ओके, अब देखो, यानी कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। मैंने क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी जो स्टोरी में बनाना चाह रहे हो, तो ये बनाओ कि एक छोटा मोटा डैम है, वाटर फ्लो कर गया रिवर में ज्यादा, तो जिसकी वजह से एक नॉर्मल लाइफ तो नहीं रोकी जा सकती ना। तो इधर आपको 2 काम करने हैं। पहला काम, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर का काम कर दिया इस मास्टर ने, जो कि हीरो है, इन मास्टर ने क्या किया, वो वहां पर जाके उन्होंने दे दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या किया इन्होंने, सारे गांव वालों को ले जाके उस डैम की मरम्मत में हेल्प करने की कोशिश करी। दोनों काम हो गए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर दी और हेल्प करने की कोशिश भी कर दी। हेंस उन्होंने अपनी पढ़ाई भी नहीं रोकी, और वापस आगे जब नॉर्मल कंडीशन हुई तो स्टूडेंट्स की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दी। दिस वुड बी मोर फीजिबल स्टोरी इन कंपैरिजन टू दिस। तो उमर, आप ध्यान रखोगे और एक और ऐसी स्टोरी बनाने का प्रयास करोगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। अब सेकंड चीज देखो, गौरव ने, एक हमारा स्टूडेंट है गौरव सिंह, गौरव सिंह बोल रहे हैं कि सर ये फ्लड लाइक सिचुएशन है,
और फ्लड इन वॉलंटियर कर रहे हैं कुछ बॉयज और लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। रेस्क्यू ऐसी बोट में करना सही है क्या जहाँ पर फ्लड है? इस बोट में छेद हो गया तो ये वाली बोट खुद डूब जाएगी, है ना? तो डू नॉट मेक इट अ बड़ी फ्लड, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनाने की जरूरत नहीं है जो तुम लोग अपने पर्सनल लेवल पर टैकल ना कर पाओ, समझ रहे हो? तो डोंट मेक इट फ्लड, टेक इट एज अ सिंपल केस, ओके? एंड सेकंड चीज, फ्लड आती है तो वहां पर आर्मी रेस्क्यू करने जाती है, दूसरे लोग रेस्क्यू करने जाते हैं, है ना? और उनके पास एक अच्छे से इंस्ट्रूमेंट टूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला पाते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी और लॉजिकल पॉइंट समझ में आ रहा होगा। कौशिक आनंद कह रहे हैं कि फादर फील्स ग्रेट फॉर देयर परफॉर्मेंस इन एजुकेशन एंड फॉरगेट्स हिज हार्ड वर्क। कौशिक, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा प्लीज आप इसको थोड़ा इलेबोरेट करना। हु इज द फादर, कौन किसकी एजुकेशन और उसने किसका हार्ड वर्क किस तरीके से करा हुआ है, ठीक है? तो कौशिक आप ये वाली स्टोरी मुझे वापस से एक बार बना कर दोगे। ओके, शिवम कुमार कह रहे हैं कि उनको समझ में ही नहीं आया कि सर क्या करूं। देखो शिवम, इट्स नॉट अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। आप अगर वॉर में खड़े होगे और आप बोलोगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करते, तो आप आर्मी का अफसर बनने लायक नहीं हो। सिमिलर केस यहाँ पर समझो कि जब आपको एक नॉर्मल सी एक पिक्चर दिखाई जा रही है, जब आप एक पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी लेने के तक का डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो दूसरी चीजें कैसे करोगे? समझ रहे हो? तो जो भी दिमाग में पहला आइडिया, पहला थॉट, पहला इमेजिनेशन आए, जस्ट मेक इट डाउन, ओके? फिलहाल इसमें एक आदमी दिख रहा है जो बोट पे चढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर पानी पानी दिख रहा है, तो कुछ गांव का सिचुएशन बना दो, है ना? हो सकता है ये चार लोग कहीं पर, तीन चार लोग हो सकता है फिशिंग करने जाए। अब ये जो मास्टर है ये लाइव फिशिंग सिखा रहा है, हो सकता है ये एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो जो इन लोगों को फिशिंग के नए नए तरीके करना सिखा रहा है गांव वालों को, क्योंकि गांव वाले उनके पास तो पुरानी टेक्नोलॉजी है ना? तो कुछ भी आप कर सकते हो। फिशिंग के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, ब्रीडिंग के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, वाटर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है ना? राइस की खेती में ज्यादा पानी देखा जा सकता है। तो डू नॉट मेक इट अ बिग प्रॉब्लम, और जो भी आपके दिमाग में पहला आइडिया, इमेजिनेशन थॉट आए, आप उसको एक्वायर करो। समझ में आ रहा है? उमर, वेरी गुड, आपने अपनी स्टोरी कंप्लीट करी। आई होप आपको एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पता चला होगा। अच्छा, उसके बाद एक सारंग देसाई ने मेरे से एक पॉइंट बोला कि जो भी उन्होंने वो मुझे पॉइंट बोला ना कि सर एक ये लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ट्रैवलिंग का कुछ ना कुछ रीजन होगा। गुड सारंग, गुड अप्रोच, बिल्कुल सही है। फर्स्ट थॉट ऑफ माइंड यही है कि कहीं अगर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ और क्यों का आइडिया आ गया ना, तो आपकी स्टोरी में पूरी स्टोरी बन जाएगी। इस पिक्चर को आप स्टोरी में कन्वर्ट कर पाओगे जब आपके पास क्यों और क्या क्या आइडिया हो जाएगा कि ये क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और ऐसा क्या पर्टिकुलर रीजन है। आई होप ये वाली चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर होगी, राइट? तो फिलहाल तो सारंग देसाई, ऑफ कोर्स गुड अप्रोच, पहला स्टेप बिल्कुल सही है। अब आप आगे के इस बारे में सोचोगे कि क्यों, कहां और कैसे जाए, ठीक है? टोटल 5 लोगों के रिस्पॉन्स आए थे। गौरव सिंह, आप फ्लड नहीं बनाओगे, थोड़ा सा इजी प्रोन एरिया है, थोड़े इजी सिचुएशंस लोगे। कौशिकानंद, अपनी स्टोरी मुझे वापस से समझाओगे। शिवम कुमार, आप एक बार अपना आइडिया को अच्छे से देखो एक बार, ठीक है? शिवम, एक बार आप आइडिया को एक बार कंसिडर करने की कोशिश करो। उमर, गुड पॉइंट, अच्छी स्टोरी है बट काम नहीं चलेगा इस स्टोरी से, थोड़ा सा रियल लाइफ स्टोरी बनाने की कोशिश करो। आई होप दिस वुड बी वेरी क्लियर टू यू, है ना? देखो, सी, ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर हम लोग हमारी ये वाला एरिया रोकते हैं, ठीक है? और अब अगर आप लोग चाहते हो सेम इनिशिएटिव मैं लूँ तो एक न्यू पिक्चर हम मैं ग्रुप में फिर से शेयर कर दूंगा और आप लोग अपनी स्टोरीज फिर से बता सकते हो। खैर, फिलहाल हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली, एंड हियर आर द क्वेश्चंस। सी, सबसे पहले 51st क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एक बार। क्या हो रहा है ये, एक मिनट, ओके ग्रेट। पहला 51st क्वेश्चन देखो, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज डज नॉट, नॉट पूछा हुआ है ना, डज नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? इसका आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये नॉर्मल बायोलॉजी के क्वेश्चंस है, वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको आंसर पता है तो आप टिक मारोगे, अदरवाइज आगे बढ़ जाओगे। इनमें कुछ ऐसा समझाने के लिए नहीं है। बायोलॉजी के लिए क्या रेफर करना है, आप बायोलॉजी के लिए सिंपल एनसीईआरटीज रेफर कर लो, यहाँ पर आपको एनसीईआरटीज से मदद काफी कुछ मिल जाएगी, ठीक है? एनसीईआरटीज आप लोग एक बार पढ़ लो, ठीक है? फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो आगे बढ़ो। Which one of the following cell organelles does not possess its own genetic material encoding proteins? इसका आंसर है राइबोसोम्स। देखो यार, ये जितने भी मटेरियल लिखे हुए हैं ना, न्यूक्लियॉन्स, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के आप फीचर्स एक बार पढ़ लो कि ये क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। अभी फिलहाल इस पेज का तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे बताओ, ठीक है? ये सारी चीजें आप इनका दो दो तीन तीन लाइन इनके क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या किस किस काम आते हैं ब्लड में या पर्टिकुलर सेल में कहां पर रहते हैं, ये थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन निकाल लो।
अगली बार इसी में से ऑप्शन स्विच कर देगा, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, समझ रहे हो। तो ये घुमा फिरा के यही एनडीए का यही अप्रोच है। तो इन सारे के सारे जो मैंने 6 मार्क करे हुए हैं, इन 6 के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो। ओके, अब आगे बढ़ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट इज नॉट बोला, ओ सॉरी अभी क्वेश्चन मेरा ही गलत हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू? इसका आंसर है पेरिसाइकिल। आगे नहीं समझा सकता, फिलहाल यही है कि जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको गूगल कर लो, इनके बारे में कुछ भी एनसीईआरटी में अगर लिखा हुआ है, गूगल पे कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ लो। इन्हीं में से आप, मैं बता रहा हूँ ना, टोटल बायोलॉजी के जो 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें से आप 3 to 4 क्वेश्चंस अप्रोच कर जाओगे बड़े सिंपल तरीके से। बायोलॉजी की जो नोट्स है ना, ऐसे ही नोट्स बना लो, 4-4 5-5 फीचर इन सब के लिखोगे ना, तो आराम से 4-5 पन्नों के नोट्स बन जाएगा और उन्हीं को आप कर लो रिवाइज, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज मस्कुलर टिश्यू? माना आप लोगों को ऑर्गेनिजम्स याद नहीं होंगे, बट जो पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, ये सारी चीजें जनरली हर ऑर्गेनिज्म के पास मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर है हमारा सी, मार्सिलिया, ठीक है। बायोलॉजी के क्वेश्चन है फिर से वही, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन शायद कभी, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो एक क्वेश्चन के लिए पूरी जिंदगी तो खराब कर नहीं सकते है ना। लेकिन जो जनरली क्वेश्चन आते हैं, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियॉन्स, तो इन सब के बारे में आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बायोलॉजी का। Which one of the following organism represents the primary consumer? प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब ग्रासरी प्लांट्स, यानी कि अगर मैं बोलूं डियर, डियर क्या करता है? वो प्लांट्स खाता है, यानी कि वो भी प्राइमरी कंज्यूमर है। डियर के अलावा फिलहाल अब मुझे देखने की इन 4 ऑप्शन में से कौन है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कैटरपिलर। मुझे कैसे पता? ये देखो, ये एक प्राइमरी कंज्यूमर का ना एक फूड वेब, फूड चेन एंड वेब का पूरा पूरा डायग्राम बनाया हुआ आपका 6 टू लेके 10 के बीच की एनसीईआरटी में लाया पार्ट, ठीक है। इसमें देखो डियर ने क्या किया, प्लांट खाया, यानी कि डियर भी कैसा प्राइमरी कंज्यूमर है। और इधर देखो ये आदमी को देखो, आदमी तो नहीं है, मतलब ये एनिमल को देखो, कैटरपिलर, राइट। और ये कैटरपिलर क्या कर रही है? ग्रास खा रही है, समझ में आया। हेंस हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। और देखो फिर से डायग्राम से डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। तो देखो यार, ऑफ कोर्स जब आप एनसीईआरटी का 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार रिवीजन करोगे ना, तो रिवीजन करते करते आप लोगों को आदत हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज को बार बार पढ़ना है। पहली चीज डायग्राम्स पे जरूर ध्यान देना है, पीछे के क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, बीच बीच के क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, बीच में कोई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट चीज है उसको मार्क करना है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगी? प्रीवियस ईयर पेपर से, और प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आंसर इसका क्या हो गया? कैटरपिलर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, स्प्रिंग टाइड्स रेफर्स टू। देखो स्प्रिंग टाइड्स क्या होता है ना, पहले मैं आपको बता दूं एक बार। ये भी देखो एनसीईआरटी में डायरेक्टली डेफिनेशन लिखी हुई है स्प्रिंग टाइड की, जिसमें बताया गया है कि पोजीशन ऑफ सन एंड मून कहां होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। इसके बाद बताया गया है हाइट ऑफ द टाइड विल बी द हायर, यानी कि ये जो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, दो तरह के टाइड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग सवाल खोल लेते हैं अपना, यानी कि जो हाइट है वो कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। हाइट ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो दो तरह के टाइड होते हैं, स्प्रिंग और नीप, इन दोनों टाइप में जो स्प्रिंग टाइड है ये हायर टाइड है। हायर टाइड का मतलब जो लोअर और हायर में जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा, समझ रहे हो। टाइड में देखो, टाइड में होता ही क्या है, टाइड की कंडीशन में क्या होता है कि मान के चलो ये इस तरफ वाटर है, इस तरफ लैंड है, टाइड के टाइम पर ये आगे आ जाएगा और नॉर्मल मतलब नीप टाइड के टाइम पे पीछे चला जाएगा, स्प्रिंग टाइड के टाइम पर ये आगे आ जाएगा, राइट। अब बोला है कि डिफरेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए, और यही बोला है स्प्रिंग टाइड सबसे ज्यादा हायर होती है, हायर होती है, आगे तक आ जाती है, आगे तक मतलब जो ये नॉर्मल डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या होगा? लार्जेस्ट होगा डिफरेंस, ओके। तो हेंस इतना सब ज्ञान देने का मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना है? करेक्ट आंसर है इसका ए। आई होप दिस विल बी वेरी क्लियर, ठीक है। अगला पढ़ो आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी स्टोर्ड इन द लिंक बिटवीन द एटम? एक एटम है, दो एटम है, इन दो एटमों के बीच में कौन सी एनर्जी होगी? केमिकल एनर्जी होगी। न्यूक्लियर एनर्जी तो इन बिटवीन द एटम होता है ना, कि ये एटम है, इसके बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियर एनर्जी तो यहाँ पर होगी, राइट। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी तो ऊपर से नीचे गिरते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं, जब आप हाइट पे जा रहे होते हैं तब वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। थर्मल एनर्जी भी अलग होती है, थर्मल एनर्जी तो एक पर्टिकुलर कंटेनर होगा, हीट कर रहे हो, फिर वहां पर उसके अंदर थर्मल एनर्जी है, वो भी विद इन द एटम होती है, तुम्हारे अंदर गर्मी होती है, समझ रहे हो। तो हम दो ह्यूमन बीइंग एक साथ आए तो हम दोनों के बीच का थर्मल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी तो मेरे अंदर होती है, तभी तो हमें बुखार आता है ना। इसलिए करेक्ट आंसर वुड बी केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कैसे? जिसके अंदर केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। केमिकल बॉन्ड्स कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड होता है, कैटायनिक बॉन्ड होता है, व्हाट वुड आई से, कोवलेंट बॉन्ड होता है, राइट।
तो ये सारे सारे बॉन्ड कैसे बनते हैं, केमिकल एनर्जी से बनते हैं, हेंस इसका आंसर क्या है, केमिकल एनर्जी। आगे पढ़ो, द लाइट एनर्जी एस्केपिंग फ्रॉम द सन। अरे यार ये बताओ, अ शावर ऑफ रेन ड्रॉप्स, अगर ये एक रेन ड्रॉप है, इस एक रेन ड्रॉप से इस तरीके से सन की लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। याद करो पिछले एनडी में क्वेश्चन भी आया था जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूछा था, मैंने करवाया हुआ है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक, रिफ्रैक्शन टोटल कितने हो रहा है, एक और दो, टोटल रिफ्रैक्शन एक और दो, तो टोटल रिफ्लेक्शन हो गए दो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया एक। ये क्या है, एक सन, एक क्या वाटर ड्रॉपलेट है। इस वाटर ड्रॉपलेट से ही तो ये टकरा के क्या बनता है, रेनबो बनता है, राइट। तो अब आपको अगर रेनबो किससे बनेगा, इसी से बनेगा, मतलब लाइट, जो सन की जो लाइट है वो क्या हो रही है, एस्केप हो रही है, हेंस शॉवर ऑफ रेन ड्रॉप। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, तो है ना, लॉजिकल क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपने जो पढ़ा हुआ है सेम टू सेम रेप्लिकेट हो जाए क्वेश्चन में, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ऑप्शंस को अच्छे से देखने का प्रयास करो और उसके बाद आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से बैटरी लो हो गई है, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, और ओके लगा दिया चार्ज पर। आज आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, ठीक है। चलो, यहाँ पर क्या आ गया था, केमिकल एनर्जी आ गया था, शावर ऑफ रेन ड्रॉप्स आ गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके यार, ठीक, ओके हो गया मेरा 1 मिनट पूरा, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, 59 क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर देखना जब एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये न्यूटन के सर पे तो नहीं गिर रहा है। चलो देखो, सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट पर होगा। अब वो क्योंकि नीचे गिर रहा है तो वो क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही होगी, करेक्ट। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी हीट एनर्जी में, गलत है। पोटेंशियल एनर्जी साउंड एनर्जी में, गलत है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, बिल्कुल ठीक है। अब ये दो चीजें हैं। अब ये बताओ, ये फाइनली है तो ग्राउंड, है ना, और इस ग्राउंड पर जब एप्पल आके धड़ाम से गिरेगा तो एक साउंड एनर्जी क्रिएट होगी। तो सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, साउंड एनर्जी होनी चाहिए, लास्ट में साउंड एनर्जी। मैं ज्यादा कुछ बिना दिमाग मारे मैं सी को करके आ जाता हूं। क्या सही है मेरा 59 का सी, बिल्कुल 100% सही है सी। समझ में आ रही है मेरी बातें। जब एप्पल नीचे से गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे सिर्फ दो ऑप्शन है। और लास्ट में क्या है कि लास्ट में जैसे ही एप्पल गिरेगा तो एक स्प्लैशिंग साउंड होगी, है ना। तो बस इसका मतलब ये हो जाएगा, या फिर लास्ट में हो जाएगा साउंड एनर्जी। अब देखो, जब वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी तो हीट निकल रही होगी क्योंकि वो एयर में जा रहा है। और फाइनली जब वो ग्राउंड से टकराएगा, इफ आई स्लैप यू वेरी हार्डली, अगर मैं जोर से आपको चाटा मारूं तो आवाज भी आएगी और आपका गाल भी लाल होगा। ये वही वाला केस है कि काइनेटिक एनर्जी पहले आ गई, फिर हीट एनर्जी टू द एयर, उसके बाद ग्राउंड और एप्पल के बीच में भी हीट एनर्जी जनरेट होकर फिर आवाज आएगी। साउंड एनर्जी की स्पीड स्लो होगी, समझ में आ रहा है। तो हेंस आई वुड से कि यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाली चीज समझ में आई तो एक बार किसी से स्लैप खा के देखना, एंड देन यू विल रियलाइज कि वेदर आपका गाल गर्म होता है कि नहीं होता, ठीक है। और किसका होता है वो मुझे बताना है एक बार। चलो अगला देखो, which one of the following mineral is used as nuclear power station? पिच ब्लैंक। देखो, जो न्यूक्लियर पावर के बारे में आप लोग जब अपना ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज में, साइंस की एनसीईआरटीज में पढ़ोगे ना, उसमें डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है पिच ब्लैंक, ठीक है। अगला देखो, which one of the following is not a synthetic detergent? देखो कितना टफ क्वेश्चन पूछा होगा, राइट। मतलब इतने बड़े बड़े केमिकल कंपाउंड है कि शायद हम लोग इनका नाम भी ना ले पाए। अब इस वाली चीज को थोड़ा सा गौर से देखना, लेट मी एक मिनट बस, कहां पर था, ओके। आपकी एनसीईआरटी में ना डायरेक्टली सिंथेटिक डिटर्जेंट का एक पूरा का पूरा पॉइंट बता रखा है, ठीक है। इसमें क्या बताया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है वो सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में काम करता है। सेकंड चीज, ये आइस कोल्ड वाटर में भी काम कर जाएगा और वहां पर भी फोम बना देगा। याद करो ठंड में झाग इतनी जल्दी नहीं आता, लेकिन जो ये सिंथेटिक डिटर्जेंट है ये वहां पर भी फोम जनरेट करेगा, ठीक है। अगला देखो, सिंथेटिक डिटर्जेंट तीन टाइप के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक। एनायनिक, एनायनिक कैसा होता है, ये रहा। एनायनिक क्या है, सोडियम लोरल सल्फेट, ठीक है, यानी कि SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसका मतलब SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव नॉट पूछा हुआ, ये ऑप्शन हो गया गलत। आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। आगे कैटायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक में क्या होता है, ब्रोमीन होता है, Br नेगेटिव होता है, Br नेगेटिव होता है, N होता है, Br नेगेटिव होता है, ये भी ऑप्शन हट गया, ठीक है। अगला देखो, अगले में क्या है, नॉन आयनिक। नॉन आयनिक में क्या है कि COO कंपाउंड है और OH लास्ट में, यानी कि कीटोन और अल्कोहल है। तो COO है
और OH है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हट गया। हेंस करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। पढ़ना पड़ेगा, चीजें याद रखने पड़ेंगी, याद रखने के कुछ मिनोमिक बनाने पड़ेंगे, तरीके सीखने पड़ेंगे, समझ रहे हो, तभी एनडीए का पेपर निकलेगा। तो कुछ चीजें जो इजी हैं, देखो ये वाला पेपर ऑफ कोर्स टफ आया था, इस वाले पेपर की कट ऑफ भी कम थी, ठीक है। बट ये चीज थोड़ा सा आप रियलाइज करो कि आप लोग जो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स के पीछे भाग रहे हो, दूसरे चीजों के पीछे भाग रहे हो, नहीं काम चलेगा। व्हाट जस्ट यू हैव टू स्टडी इज बेसिक्स, और अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, और एनसीईआरटी जरूर 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 पढ़ के आए, ठीक है। चलो 62nd क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is a clean fuel? प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है? क्लीन फ्यूल होता है, सबको पता है, ठीक है। आगे बढ़ो। Which one of the following metal does not react with cold water? देखो इसी का मैंने भी खोल दिया था, एक मिनट बस। देखो एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। याद तो करने पड़ेंगी चीजें, समझने पड़ेंगी, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर, समझे। तो अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आया, देखो एक बार तो क्वेश्चन आ गया कि मैग्नीशियम क्या करता है? कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, मैग्नीशियम नहीं करता है, करेक्ट आंसर हो गया 63 का सी। समझ में आ गया। लेकिन अगर फर्दर पूछा जाए, अगली बार कभी क्वेश्चन आ गया कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर, अब अगली बार क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट वाटर, ठीक है। या विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। ऑप्शन विल बी आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम एंड सम अदर सल्फेट या सम अदर मेटल। तो ये तीनों हट जाएंगे, वो चौथा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही हो? खुद सोचो, जहां पर आप चीजें पढ़ रहे हो, स्पेशली एनसीईआरटी में, तो कोशिश करो, पढ़ो कि यार मैं इसमें से कोई क्वेश्चन डेवलप कर सकता हूं क्या। अब देखो इधर 1, 2 और 3, यानी कि 3 ऑप्शन मुझे लगातार मिल गए, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। नॉट बोला हुआ तो पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट वाटर, 1 2 3 4, 3 ऑप्शन, ये के चौथा सही आंसर डाल देगा। तो जब भी आप पढ़ाई करो ना, कोशिश करो खुद के क्वेश्चंस बनाने में, इंस्टेड ऑफ मेकिंग बड़े बड़े लंबे 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 नोट्स बनाने से अच्छा ना, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन फॉर्म में आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। और जब भी इन फ्यूचर में कभी सीरीज पढ़ाऊंगा ना, जिसमें मैं एनसीईआरटी पढ़ा लाऊंगा, आई विल डेवलप दीज क्वेश्चंस, और फिर वो उन क्वेश्चंस को साथ साथ नॉलेज को रेप्लिकेट करते जाएंगे। दिस विल बी वेरी इजियर कि आप चीजें याद भी रख पाओ और चीजें पढ़ भी पाओ। समझ में आया? फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर क्या है? मैग्नीशियम। अगला देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। Na का एटॉमिक नंबर 11, 11 में क्या किया हुआ है? प्लस है ना, तो -1 कर दिया, एक एटम को भगा दिया, करेक्ट आंसर आ गया 10। O2 नेगेटिव, O का एटॉमिक नंबर 8, सॉरी ये क्या होगा, अरे एक मिनट है, देयर मस्ट बी सम एरर, जस्ट अ मिनट। ओके, एंड 2 ओके, O2 नेगेटिव है। O2 नेगेटिव का मतलब O में क्या होता है? 8, 8 में 2 एटम ऐड कर दो, टोटल कितने हो गए? 10। तो ये भी 10, ये भी 10, हेंस इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बाइंडर इन पेंट्स? इसका करेक्ट आंसर है नोवेलाइट। ये आप जब पढ़ोगे ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये आपकी क्लास 11th या 12th में है, केमिस्ट्री का चैप्टर लास्ट के जो ये है ना बायोमर्स पॉलीमर्स वाले चैप्टर, उसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक लाइन से मिल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो आपको एक बार जरूर पढ़ के जाना चाहिए एनडीए से पहले पहले, ठीक है। अगला देखते हैं फटाफट से। ओके, which one of the following is not true with reference to the air mass? What is air mass? आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। फर्स्टली एक लैंड होता है बहुत बड़ा, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है। इस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पे सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, सेम जो वो एयर है ना, वो सेम एयर इधर उधर चलती है। ओके, दैट सेम एयर इज वाज देयर इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, हेंस वो पूरा का पूरा वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन वो पूरा एक जैसा होगा, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? एयर मास। एक वो मूवमेंट करता है ना, वो एक साथ बहुत बड़ा मूवमेंट करता है। तो एयर मास फॉर्म्स आइदर इन द ट्रॉपिकल और पोलर रीजन, बिल्कुल सही, ट्रॉपिकल में गर्मी होती है, पोलर में सर्दी होती है, पूरे पूरे पोलर में सर्दी होती है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक, बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल पॉइंट बैठ रहा है। उसके बाद ओवर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, देखो ओशियंस इतना बड़ा रीजन है, चाहे ओशन के आप इस कोने में रहो उस कोने में रहो, वाटर फ्लो सेम रहेगा, गर्मी बिल्कुल सेम रहेगी, बिल्कुल ठीक है, ये वाला पॉइंट भी लॉजिकल चल रहा है। इसके बाद देखो, एयर मास चेंजेस द वेदर कंडीशन, ऑफ कोर्स इट विल चेंज द वेदर कंडीशन, क्योंकि देखो इतना बड़ा एयर मास है कि जहां पर शायद कुछ और वेदर होना चाहिए था, वो इतने बड़े मात्रा में फ्लो कर रहा है ना कि वो पूरा का पूरा वेदर अपने हिसाब से लेते हुए चल रहा है।
ठीक है। एयर मास डेवलप्स इन द साइक्लोनिक कंडीशन। नो, साइक्लोन में तो वेदर बदल जाता है। साइक्लोन में तो अचानक से एक ऐसा बवंडर आता है, ऐसा टाइफून आता है, जिसको अलग अलग नाम से तरीके से बोलते हैं, कि वो पूरा तहस नहस कर देता है, मतलब प्रॉपर्टी को, लाइफ को, सबको थ्रेटन करता है, राइट। तो जो साइक्लोनिक कंडीशंस होते हैं वो कोई नॉर्मल कंडीशंस तो होती नहीं है, बल्कि जो ये एयर मास की कंडीशन है ये बहुत नॉर्मल कंडीशन है। हेंस करेक्ट आंसर वुड बी सी। आई होप दिस वुड बी वेरी क्लियर टू यू। 67th देखो, नेशनल वाटर अकेडमी। देखो यार, ये हर बार ना कुछ एक अकेडमी का क्वेश्चन आ ही रहा है। डू यू रिमेंबर 2019 सेकंड में कौन सा क्वेश्चन आया था? तो 2019 सेकंड में क्वेश्चन आया था हेडक्वार्टर ऑफ, जस्ट अ सेकंड, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल रिसर्च लैब फॉर कंजर्वेशन एंड कल्चरल प्रॉपर्टी, राइट। क्या क्वेश्चन आया था? हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल रिसर्च लैब फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, जिसका की आंसर क्या था? लखनऊ था। वीडियो नहीं देखी तो वापस जाकर वीडियो देखो, ठीक है। अच्छा, उसका आंसर क्या था? लखनऊ। और इसका आंसर क्या है? पुणे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अकेडमीज, इंस्टीट्यूशंस के नाम आप मुझे याद दिलवा देना, मैं आप लोगों को इसके लिए वीडियो बना दूंगा। 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी। कुछ इंपॉर्टेंट 5 to 10 एकेडमीज के नाम होंगे, उनमें से अगर क्वेश्चन आ जाता है इट विल बी वेरी गुड, राइट। इसके बाद देखो, कैंपस एलियानोस कहां पर है? आप जब अपना एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी में डायरेक्टली इन दोनों के नाम दिए हुए हैं सिमिलर। जैसे एक तो नॉर्मल देखो, एक एनसीईआरटी का पेज होता है कि ये इतना बड़ा पेज है एनसीईआरटी का, राइट। इतने में थ्योरी चल रही है इस तरीके से, और यहाँ पर क्या हुआ है? छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ है कैंपस और लियानास कहां पर आता है? साउथ अमेरिका में आते हैं, ठीक है। ब्राजील एंड वेनेजुला, इसका आंसर है ब्राजील, इसका है वेनेजुला, और दोनों के दोनों कंट्रीज कहां पर है? साउथ में। आई होप दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू। समझ में आ गया? तो डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अगला देखो, विटिकल्चर इज कॉमन वेयर। अब देखो, विटिकल्चर आपको फिलहाल इतना याद होना चाहिए था, मानता हूं ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। आपको जनरली याद होना चाहिए था कि ये जो है ना, ये मेसोपोटामिया यानी कि ईरान में बहुत ज्यादा फेमस है विटिकल्चर, क्योंकि वहां पर क्या बनती है? वाइन्स। विटिकल्चर का मतलब ग्रेप्स, ग्रेप्स का मतलब वाइन्स। तो जहां पर वाइन्स ज्यादा होती है वहां पर ये रहता है, ठीक है। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन इतना टफ बनाया गया है कि आपको पर्टिकुलरली सिटी का नाम पूछ लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी सिटी है। फिलहाल इसका आंसर एडिलेड है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको कितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी? उस इंफॉर्मेशन से ये वाला क्वेश्चन ही निकलेगा। आई कंप्लीटली एग्री, बट निकलेगा क्या? कि विटिकल्चर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी बेस्ड क्या? विटिकल्चर कहां पर होता है? मेसोपोटामिया यानी कि ईरान में होता है, ठीक है। मेडिटेरियन क्लाइमेट में होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी होता है। विटिकल्चर से कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा पनपती है? वाइन एंड बियर इंडस्ट्री, क्योंकि वाइन्स एंड बियर्स किससे बनती हैं? ग्रेप्स से बनती है। और ग्रेप्स करने के की खेती को क्या कहते हैं? ग्रेप्स करने के एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं? विटिकल्चर। समझ में आ गया? शमल गवर्नमेंट ड्राइविंग अगेन एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है मेसोपोटामिया। तो अभी हम लोग मेसोपोटामिया की यहाँ पे बात कर रहे थे, कैसा वहां पर टेम्परेचर होता है, कौन सी वार्म एंड लोकल विंड होती है। लोकल विंड का डायरेक्टली नाम आपके एनसीईआरटी में कुछ का नाम दिया हुआ है, ठीक है। 71 देखो, इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ में डेफिनेशंस आ गई हैं डायरेक्टली, तो आप लोगों को डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, एग्जांपल्स याद होने चाहिए। अगर एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ रहे हो तो डायग्राम याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी जेम्स मिल ने, ठीक है। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन के बारे में पूछा गया। देखो, ये जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ लिया मानता हूं, लेकिन देखो कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे फैक्ट्स के लिए ना हम अपनी नॉलेज को, हम अपने इनपुट को इतना ज्यादा नहीं बढ़ा सकते कि हम दूसरी चीजों को करना भूल जाएं, दूसरी चीजें कवर ही ना कर पाए। जब मैंने बोला हुआ है कि आपको 1905 से लेके पहले तो 1947 पढ़ना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ने हैं, पूरी की पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में डिक्लाइन ऑफ द मुगल से लेके सब कुछ कंप्लीट, ठीक है। जिसके अंदर आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन तो नहीं आता, ये चीज मैं पक्का बता दूं। क्वेश्चन पूछ लिया है, इट डजंट मीन कि एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन रुक जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने ओवरऑल पेपर में कैसे परफॉर्म किया है। फिलहाल इसका आंसर करेक्ट है सी, द रिटर्न ऑफ बादशाही। और अगर क्वेश्चन ये वाला नहीं भी आप लोगों से अटेम्प्ट होता है, इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। हमने टारगेट क्या बनाया हुआ है? इंग्लिश में कितने मार्क्स लाने हैं? 100 मार्क्स। उसके बाद साइंस वाले पोर्शन में कितने लाने हैं? 100 मार्क्स। जीएस वाले पोर्शन में कितने लाने हैं? 100 मार्क्स। तो जीएस वाले में टोटल 50 क्वेश्चंस है। आउट ऑफ दोस 50 क्वेश्चंस हमें टारगेट हमने कितना किया है? सिर्फ 25 क्वेश्चंस को।
और 25 क्वेश्चंस के लिए कुछ क्वेश्चंस को छोड़ा जा सकता है। इसके बदले में हमें हमारी इंफॉर्मेशन तो बचेगी, हमारे पास दिमाग बचेगा, दूसरी चीजों के लिए रिवीजन का टाइम बचेगा। और मैथ्स में कितना स्कोर करना है? मिनिमम 120। तो ओवरऑल मिनिमम कितना स्कोर करना है? 420। दैट शुड बी आवर टारगेट। आई होप दिस वुड बी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ऐसा कौन सा वाइसरॉय है जिसने कहा इट्स ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ इट वाजंट द गांधी? अब देखो एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन देखना। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? विलिंगटन सेड इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ इट वाजंट फॉर गांधी। करेक्ट आंसर क्या आ गया? विलिंगटन आ गया। आई होप कितना क्लियर है, समझ में आ गया डायरेक्टली क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आओ। हेल्दी कैपिटलिज्म। देखो कैपिटलिज्म के बारे में आपको नहीं पता, एनडीए के लिए इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ने जाओगे तो फिर से वही टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। इसका करेक्ट आंसर है घनश्याम दास बिरला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आर्ट पीस इन मेमोरियम। ये देखो एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में बड़ा बड़ा, और क्या लिखा हुआ है? इन मेमोरियम किसने बनाया है? जोसेफ नोएल पैटर्न। राइट, तो डायग्राम्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है यार डायग्राम्स। ठीक है, हेंस इसका करेक्ट आंसर क्या है? जोसेफ नोएल पैटर्न। 77 देखो, which of the following can charge an insulator? Static electricity, of course। static electricity क्या कर सकती है? इंसुलेटर को चार्ज कर सकती है। At 20 डिग्री सेल्सियस the speed of sound and water, speed of sound वैसे भी बहुत ज्यादा होती है, तो इन दोनों, ये दोनों तो आंसर, मतलब आई मीन टू से ए एंड बी तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होंगे, है ना? क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, माना कम होती है विद रिस्पेक्ट टू लाइट, लेकिन बहुत ज्यादा होती है। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। ये बताओ यार, जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो पूरे के पूरे इतने बड़े आयरन को, जिसके मेटल इतने स्ट्रांगली कॉम्पैक्ट एक दूसरे में घुसे हुए हैं, उसके लिए तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए होगा, वरना मेल्ट कहां से होगा? हेंस ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। 100 और 500 में भी इतना बड़ा ज्यादा डिफरेंस है नहीं। इसका करेक्ट आंसर अगर मैं तुक्का भी मार के आता ना, 1500 डिग्री सेल्सियस मार के आता, और आंसर बिल्कुल सही है। पानी से कंपेयर कर लो ना, जब वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो दिस टू ऑप्शंस हट गए। 100 एंड 500 में इतना डिफरेंस है नहीं। पानी इज अ लिक्विड एंड वाटर, सॉरी वाटर इज अ लिक्विड एंड आयरन क्या है? आयरन पहली चीज तो मेटल है, वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स में से एक है, तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा से ज्यादा ही होगा, तो इतना होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये बताओ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। गेटिंग माय पॉइंट? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका की मतलब क्या बोला है? रेडियस कितना कर दिया है? 2r, यानी कि एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस जब 2r कर दिया तो 4, और एरिया नीचे आ रहा है तो 1/4। उसके बाद लेंथ कितनी कर दी? l/2, नीचे ही आ जाएगा 2, मतलब 1/8, है ना? यानी कि कितना आ जाएगा? इधर मैं क्लियर लिख देता हूं, 1/4 इंटू 1/2। साइज ज्यादा बड़ा हो गया ना, हेंस ये कितना हो जाएगा? r/8। r से r स्क्वायर 2r हो गया, तो नीचे 1/4 और 1/2 दोनों में कर दिया मल्टीप्लाई। हेंस आज के लिए फिलहाल इतने ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। टोटल हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस करे आज। बाकी रिमेनिंग 50-60 क्वेश्चंस ना मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप लोग बताओ, अपने सजेशंस दो, उन सजेशंस के अकॉर्डिंगली मैं काम करूंगा। और आप लोगों के लिए एक न्यूज भी है। वो न्यूज क्या है कि कल से पॉलिटिकल लेक्चर्स अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेंगे, लाइव लेक्चर्स नहीं रहेंगे। अगर आप चाहोगे लाइव लेक्चर भी ले लिया जाएगा, ठीक है। बट फिलहाल आपके पॉलिटिकल लेक्चर्स कल से स्टार्ट हो रहे हैं। कल से मैं बिल्कुल 100% फ्री हो गया हूं, एंड बिफोर 4th ऑफ मार्च वी विल कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। और अपनी तैयारी अच्छे से करो, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ते रहो, रेगुलरली ट्राई करते रहो। और अगर वो पीपीटीटी वाली पिक्चर, उसके साथ आप लोगों को वो जो पीपीटीटी वाली पिक्चर है ना, अगर आप चाहते हो कि मैं पहले उसको डिस्कस कर लूं, आप लोगों ने क्या मुझे कमेंट करके बताए हैं, उन कमेंट के अकॉर्डिंगली, उन थीम्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी अगर मोल्ड कर पाऊं, तो स्टोरी मोल्ड करके अच्छी से स्टोरी कैसे बनती है वो बता पाऊं। देखो आप लोग जानते हो, बिफोर माय रिकमेंडेशन आई वोंट गिव दिस एसएसबी ज्ञान, ओके। बट हाँ, इतनी छोटी मोटी मदद मैं कर सकता हूँ कि एक अच्छी स्टोरी कैसे बनाते हैं, थिंकिंग क्या रख सकते हैं, है ना। और एक लॉजिकल पॉइंट जो आपको भी लॉजिकली ठीक लगे, मुझे भी लॉजिकली ठीक लगे। अगर कहीं पर लॉजिकली मैं गलत हो रहा हूँ
तो आप मुझे वो वाली चीज एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी ग्रेट डे। बस इस लड़की की तरह रात भर दिन भर पढ़ते रहो। और ये स्टार्टिंग में और एंड में जो ये पिक्चर्स लगाता हूँ, ये पिक्चर्स आपको कैसी लगती है, आप लोग मुझे एक बार बताओ कि ये पिक्चर्स की जगह में कोई मोटिवेशनल कोट लगाओ, ठीक है। दिस इज योर चैनल, हेल्प मी इन ग्रो दिस, ओके। और जो लोग मेरे से कह रहे थे कि सर अपना चेहरा दिखाओ, लेट इट बी 500 सब्सक्राइबर्स। वंस 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं अपना चेहरा खुद दिखा दूंगा। टिल देन आप बस अपना पढ़ाई पे फोकस करो, क्लियर और एनडीए एग्जामिनेशन। एंड माय मोटिव फॉर दिस पर्टिकुलर चैनल इज, आप लोग अपना सिलेक्शन लो, फिर आप लोगों का इंटरव्यू लूंगा मैं, और आप लोगों का इंटरव्यू पब्लिश करूंगा अपने ही चैनल पे, दैट हाउ यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अभी बहुत जल्दी 2 या 3 स्टूडेंट्स का हम एक ऐसे छोटे छोटे इंटरव्यूज ला रहे हैं कि उन्होंने एंड मोमेंट पे अपने एनडीए की प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट अप किया, ठीक है। तो उसको देखना, वो आपके ही साथ के लोग थे जिन्होंने एनडीए क्लियर कर दिया है, ठीक है। एसएसबी में क्या रिजल्ट रहा, दैट्स अनदर थिंग, बट उन्होंने रिटर्न में किस तरीके से परफॉर्म किया। फिलहाल हमारा बेसिक मोटिव क्या है, रिटर्न क्लियर करना, राइट। इंपॉर्टेंट सजेशंस देते रहो, चीजें इंप्रूव करवाते रहो, आपको भी हेल्प मिलेगी, मुझे भी हेल्प मिलेगी, ओके। थैंक यू एंड वेरी वेरी, मतलब बहुत बढ़िया दिन हो आप लोगों का, ठीक है। हैव अ नाइस डे, ग्रेट, बाय, थैंक यू वेरी मच।